dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Financial Statements of Company. आपको मैंने पिछली वीडियोस में क्या कराया था कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसका क्या फॉर्मेट है, तो उसको मैंने हेड्स और सब हेड्स की हेल्प से सिखाया था। आज मैं आपको ये टॉपिक कराने जा रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड की कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, वो किस तरह से बनती है। जैसे मैंने आपको कंपनी की फॉर्मेट सिखाया था बैलेंस शीट का, वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बनता है, और जो कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो शेड्यूल 3 पार्ट 2 के हिसाब से बनता है। तो इसमें हम फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, जो ईयर एंडेड दिया हो क्वेश्चन में। सबसे पहले फॉर्मेट है इसका पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स फॉर द करंट ईयर एंड फिगर्स फॉर द प्रीवियस ईयर। यहाँ रुपीज लिखते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है जो सेल करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस एंड सेल ऑफ स्क्रैप। इनको मैं वैसे अलग अलग आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें हम अदर इनकम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अदर इनकम मतलब जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड है, तो वो अदर इनकम में आता है। फिर भी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके अंदर हम अदर इनकम को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आ गया, उसमें हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस कौन कौन से है, वैसे मैं आपको एक कहानी की हेल्प से समझाऊंगी। पहले आप ये समझ लो एक्सपेंसेस कौन कौन से। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि जो मटेरियल कंज्यूम किया उसका कॉस्ट कितनी है वो। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हमने परचेज किया स्टॉक इन ट्रेड कितना है। चेंज इन इन्वेंट्रीज, मतलब इन्वेंट्रीज में क्या चेंज आया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, जो हम एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए एक्सपेंसेस करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब जब हम फाइनेंस करते हैं, पैसा लेते हैं, तो हमें उनकी कॉस्ट देनी पड़ती है, जैसे इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन के ऊपर। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन मतलब हमारी एसेट्स के ऊपर लगता है, जैसे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर लगता है, मशीन के ऊपर लगता है। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जैसे रिटर्न ऑफ करना, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। उसके बाद आता है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में कई तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आ गया, बैंक चार्जेस आ गए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका टोटल करेंगे, टोटल एक्सपेंस। ये सबका जो है टोटल जो है टोटल एक्सपेंस कहलाएगा। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नंबर 5 कैसे आएगा, देखिए 3 माइनस 4। थर्ड पॉइंट क्या है, टोटल रेवेन्यू है, 4 क्या है, एक्सपेंसेस है। तो थर्ड में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। और अगर क्वेश्चन में हमें टैक्स दिया हो तो उसको हम नाम दे देंगे नंबर 6 का टैक्स। और नंबर 7 में क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, नंबर 5 माइनस 6। नंबर 5 में से अगर हम 6 माइनस कर दें, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स माइनस कर दें, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। अब बच्चे कहते हैं कि मैम हमें याद नहीं हुआ, तो फिर मैं कहती हूँ बेटा आप कोड वर्ड्स लिखो जरा। मैं अब आपको बताती हूँ कोड वर्ड क्या है। आर, ये पेंसिल से लिखना ताकि बाद में आप इरेज कर सको। ओ टी ई, फिर सी पी सी ई एफ डी ओ टी, फिर पी टी पी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखो, एक बच्चा था, वो रोते रोते वो सेंट्रल पार्क के, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में खो गया। एक बच्चा क्या हुआ, ROTE, रोते का ROTE याद कर लो। रोते में ROTE, R फॉर याद रख लो, ROTE, R फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, O फॉर अदर एक्सपेंस, T फॉर टोटल रेवेन्यू, और E फॉर एक्सपेंसेस। अब रोते याद हो गया आपको, R फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, O फॉर अदर एक्सपेंस, अदर इनकम, एंड T फॉर टोटल रेवेन्यू, E फॉर एक्सपेंसेस। अब मैंने बोला कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क में CPC, C फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और C फॉर चेंज इन इन्वेंट्रीज। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे। फिर उसको जब वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में खो गया, तो उसको 2 गेट नजर आए। एक गेट था E, एक था F। एक गेट था E, एक था F। E फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस और F फॉर फाइनेंस कॉस्ट। तो वो सोच ही रहा था मैं E गेट में जाऊं कि F गेट से जाऊं, तो उसको दोनों ही नजर आ गए। दोनों मतलब मम्मी पापा दोनों ही नजर आ गए। और दोनों के D और T याद रख लो। D फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर लगा है, अमोर्टाइजेशन मतलब पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल रिटर्न ऑफ। O फॉर अदर एक्सपेंस, O फॉर अदर एक्सपेंस में मैंने जैसे बताया
हमारे जो बैंक चार्जेस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, जैसे डिस्काउंट अलाउड किया हमने कस्टमर को, ये सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो ये सबको अगर हम टोटल कर दें तो उसको टोटल एक्सपेंस कहते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, CPC EFDOT, जो DO तक हमने जो ऐड कर दिए सारे जितने भी हैं सारे हमारे एक्सपेंस हैं। तो ठीक है, फिर उसके बाद पता ही नहीं चला कैसे टाइम पास हो गया, वो मम्मी पापा के साथ खेलने लग गया, पता ही नहीं चला कैसे टाइम पास हो गया। PTP याद रखो, पता ही नहीं चला टाइम कैसे पास हो गया। तो P फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कैसे निकलेगा, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से सारे खर्चे हम अगर माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, टैक्स माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। यहाँ पे तो हमने अमाउंट भरने, तो आपको समझ आनी चाहिए कि पहले हमने करंट ईयर का लिया, फिर प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू लिया, फिर अदर इनकम ले ली करंट ईयर की प्रीवियस ईयर की, फिर दोनों को ऐड कर दिया रेवेन्यू और अदर इनकम को, तो टोटल रेवेन्यू आ गए। एक्सपेंसेस हमने ले लिए, ये सारे हमने लाइन वाइज लिखे हैं कि CPC सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क याद रख लेना। मैं ये नहीं कहती इस कहानी को यूज करना है आपने, मतलब कहने का कि कौन सा कोई आपको वहां पे कहानी पूछी जाएगी है कि बच्चे को सीक्वेंस याद हो जाता है, तो हमने ये सीक्वेंस में लिख दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिर दोबारा बताती हूँ, रोते रोते का ROTE याद कर लो, R फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, O फॉर अदर इनकम, और उसके बाद T फॉर टोटल रेवेन्यू आ जाएगी, दोनों को प्लस करके। फिर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, CPC मैंने पहले बोला कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क, तो आपने क्या किया, CPC मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और C फॉर चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, फिर मैंने बोला उसको दो गेट नजर आए, एक E और एक F, E फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, F फॉर फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फिर D और T मैंने बोला दोनों ही टोटल, मतलब दोनों ही नजर आए, मम्मी पापा दोनों नजर आए। तो DO में क्या है, D क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, O फॉर अदर एक्सपेंस, T मतलब टोटल, सबका टोटल किया, टोटल एक्सपेंस। तो उसके बाद PTP मैंने बताया, पता ही नहीं चला कैसा टाइम पास हो गया। P फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके लिए क्या करना पड़ा, टोटल रेवेन्यू में से आपने माइनस कर दिए सारे खर्चे, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, और टैक्स हमें दिया क्वेश्चन में, तो हम टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। पता ही नहीं चला कैसे टाइम पास हो गया। फिर बताती हूँ ROTE। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, CPC, फिर EFDOT, फिर PTP, ये याद कर लो। अब मैं आपको धीरे धीरे जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बोले हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सारे इनको अब मैं डिटेल में बताती हूँ किस तरह से आपने इसको लर्न करना है। अब बेटा मैं पहले पॉइंट की बात करी, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। सेल ऑफ प्रोडक्ट मीन्स कंपनी जब क्या बेचती है, प्रोडक्ट्स मीन्स गुड्स बेचती है, पहले ग्रोस लेना है कि कितना सेल की है, लेस रिटर्न। लेस रिटर्न का मतलब होता है जो सेल रिटर्न करती है, सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड होता है। मिसाल में कौन सी रेवेन्यू लेनी है, नेट रेवेन्यू लेनी है, नेट में क्या करना पड़ेगा, ग्रोस जो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स में से हम रिटर्न को माइनस कर देंगे। नंबर 2 आता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस। अब कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका क्या नहीं होता, जो गुड्स नहीं बेचती वो क्या देती है, सर्विस देती है। तो सर्विस जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जैसे रेलवे डिपार्टमेंट वाले हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी गुड्स तो नहीं बेचते, वो क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। तो जो सर्विस देकर उनको पैसे रिसीव होंगे वो उनकी रेवेन्यू है। जैसे आप समझ लो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, गोदाम किराए पर अगर लेते हैं तो गोदाम वालों को जो किराया हमारी तरफ से दिया जाता है वो सेल ऑफ सर्विस का होता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस है। इसके बाद आता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर क्या होता है, सामान बन रहा है, तो जब सामान बनता है तो कुछ गार्बेज भी निकलता है, थोड़ी स्क्रैप निकलती है, स्क्रैप निकली है तो उसको भी बेचेगी कंपनी, तो वो भी रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप है। ये तो हो गया नॉर्मल कंपनीज के लिए, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनके लिए सारा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। पर कभी कभी हमारे क्वेश्चन में आ जाता है फाइनेंस कंपनी। अब आपको पता है फाइनेंस कंपनी वो कंपनी होती है जो फाइनेंस करती है, पैसा लोन देती भी है और पैसा लेती भी है लोन में। तो इन कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, जो कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा, जो इंटरेस्ट की इनकम होगी, जो रिसीव हो रहा है, मान लो कंपनी ने किसी को लोन दिया था तो कंपनी को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो ये कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। डिविडेंड इनकम क्या होता है, जैसे कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर क्या कर रखे हैं, परचेज कर रखे हैं, तो उस कंपनी से इस कंपनी को, फाइनेंस कंपनी को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट का हिस्सा, तो ये भी कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है।
इसी तरह मान लो फाइनेंस कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट बेचती है। मान लो 5 लाख वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी 6 लाख में बेच देती है, 1 लाख का क्या होता है, कंपनी को गेन होता है। और मान लो कभी इन्वेस्टमेंट को बेचकर कंपनी को लॉस होता है कि मान लो 5 लाख वाली इन्वेस्टमेंट को कंपनी ने 4 लाख में बेच दिया, तो 1 लाख का क्या हो गया, कंपनी को लॉस हो गया। मीन्स जो नेट लेना है दोनों का, गेन और लॉस का जो डिफरेंस है वो कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, अब मान लो गेन हुआ कंपनी का 2 लाख और लॉस हुआ कंपनी का 1 लाख, तो 1 लाख जो नेट गेन होगा वो कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। कौन सी कंपनी की बात करें मैं, फाइनेंस कंपनी की। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विस, की कंपनी कोई और फाइनेंशियल सर्विस देती है तो उसके बदले में जो कंपनी को मिलता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मीन्स अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग कंसर्न्स की करें या मैन्युफैक्चरिंग की करें तो उनके लिए रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। लेकिन जो फाइनेंस कंपनी है उनके लिए डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाए, नेट अमाउंट जो उसका आता है, और कोई भी फाइनेंशियल सर्विस देने से जो कंपनी को रेवेन्यू होती है तो वो रेवेन्यू के अंदर कंसीडर होता है। तो अब आपको सबसे पहला पॉइंट मैंने समझा दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं आपको समझाती हूँ अदर इनकम। लिखिए नंबर 2 अदर इनकम। अब इनकम का मतलब क्या, जो इनकम रिसीव हो रही है। अब मैं बात कर रही हूँ अदर इनकम की, तो हम अगर बात करते हैं फाइनेंशियल जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करती हैं, जो कि मैं इसका फाइनेंस कंपनी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं और नॉर्मल कंपनीज के बारे में बात कर रही हूँ जिनका काम क्या है, रूटीन का है, बिजनेस एक्टिविटीज को करना है, ट्रेडिंग कंसर्न है या मैन्युफैक्चरिंग है, उनके लिए क्या है, ठीक है, उनके लिए जो ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ये क्या है, ये अदर इनकम में आएगा। जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ये अदर इनकम में आएगा। ये किसके लिए मैं बात कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ नॉन फाइनेंशियल के लिए। अदर इनकम में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और इसके अलावा हम कहते हैं गेन, वही बात कर रही हूँ, नेट गेन स्लैश लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी को क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट को बेचकर जो फायदा हो रहा है वो, और कंपनी को जो लॉस हो रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा नेट आया अमाउंट, तो अगर पॉजिटिव होगा तो ये प्लस में ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं डी पॉइंट अदर इनकम में और क्या आ सकता है। देखो फिर दोबारा बता रही हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको समझ आ गए, ये कौन किसके लिए है, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, और ये किसके लिए है, ये जो फाइनेंस कंपनी उसके लिए। ठीक है, अदर इनकम के बारे में मैं बात कर रही थी, जो बिजनेस एक्टिविटीज करती है, जो ट्रेडिंग कंसर्न्स है या फिर जो कौन सी है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होंगे, उनके लिए अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इसके 3 पॉइंट कर रहे हैं ना, इनके लिए तो रेवेन्यू थी फाइनेंस कंपनी के लिए, लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है उनके लिए क्या है, ये अदर इनकम है। तो अब बाकी बात करती हूँ मैं अदर इनकम हो, मैं दोनों कंपनीज के लिए, चाहे वो फाइनेंस कंपनी है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, दोनों कंपनीज के लिए वो अदर इनकम होगी। अब हम बात करते हैं अदर इनकम में और क्या क्या आ सकता है। जैसे रेंट रिसीव हो रहा है कंपनी को, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है अपने सप्लायर से, कमीशन रिसीव हो रही है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह को बेचकर जो कंपनी को फायदा हो रहा है वो अदर इनकम में आएगा। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, जैसे कंपनी न्यूज़पेपर बेच देती है, मैगजीन बेच देती है, तो उसको बेचकर जो कंपनी को पैसा आया वो अदर इनकम आएगी। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या है कि कंपनी कभी कभी इनकम टैक्स ज्यादा भर देती है, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी से उनको रिफंड आता है, फालतू जो पैसा दिया था वो वापस आ जाता है, तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है। तो बेटा अभी मैंने आपको क्या समझाया, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है और एक जो है अदर इनकम क्या होती है वो बताया। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 25 करवाने जा रही हूँ। पहले इसको समझ लेना। 1.58 पेज पर है, ये डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन है। अंडर विच हेड फॉलोइंग आइटम ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल मतलब जिसका फाइनेंस का काम नहीं है, या तो वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ये कहाँ कहाँ आएंगे, सबसे पहले इन्होंने बोला है सेल। सेल कहाँ पर आती है, सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स भी हो सकती है, सेल ऑफ सर्विस भी हो सकती है, या सेल ऑफ और क्या हो सकता है, स्क्रैप भी हो सकती है। तो ये सेल जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, जो कंपनी ने इंटरेस्ट जो लोन पर, गिवन का मतलब है जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है,
तो वो कंपनी की अदर इनकम में आएगा। ठीक है, मैं आपको बता ही देती हूँ, आप इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, हम इसके अंदर ये आइटम्स देखेंगे कौन कौन सी आइटम कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ रही है और कौन कौन सी अदर इनकम में आ रही है। तो लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 25, पहले आप लिख लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कराई थी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है, एक तो सेल ऑफ गुड्स आती है, एक आती है सेल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज आती है, एक रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप आता है। उसमें से सेल रिटर्न क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये मैं बात करें नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, तो नंबर 1 वाला पॉइंट जो सेल्स है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है साथ साथ में मैं अदर इनकम भी बना रही हूँ। अदर इनकम इन्होंने बोला है कि ये कहाँ पर आता है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो हमें रिसीव होगा उस पर जो लोन गिवन होगा, इंटरेस्ट लिख लीजिए। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कंपनी की क्या है, अदर इनकम है। थर्ड पॉइंट देखो डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम जो है कंपनी की अदर इनकम में आएगा। अगर तो ये फाइनेंशियल कंपनी होती ना तो जो डिविडेंड मिला है वो कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता। किसके लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए। पर हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। ये इंटरेस्ट भी अगर हम फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, पर हमारी नॉन फाइनेंशियल के लिए अदर इनकम में आएगा। थर्ड पॉइंट है सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स। मिसलेनियस आइटम मतलब कि जो हमने कोई भी आइटम, जैसे मान लो हमने क्या की है, हमने कोई न्यूज़पेपर बेचे हैं, कोई मैगजीन्स बेची हैं, तो सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम है, तो अदर इनकम है। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स, तो ये कंपनी की अदर इनकम में आएगा। फिर नंबर 5, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अभी मैंने बताया था रिफंड ऑफ इनकम टैक्स जो है कंपनी की अदर इनकम है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। जो कंपनी ने सर्विसेज रेंडर्ड मीन्स जो कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसके ऊपर जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। तो लिख लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस रेंडर्ड। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड का मतलब जो कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उस पर जो कंपनी को रेवेन्यू मिल रही है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। तो ये नंबर 6 था, तो यानी 1 और 6 जो है इसमें आएगा, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है अदर इनकम में आएगा। तो समझ आ गया आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें कहा गया है कि जो हमारी फाइनेंस कंपनी है उसके लिए क्या अदर इनकम है और कौन सी रेवेन्यू है। तो आपको मैंने अभी फाइनेंस कंपनी वाले पॉइंट 4 कराए थे। कंपनी की रेवेन्यू में क्या आता है, एक तो आता है डिविडेंड इनकम जो है वो आता है, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड आता है, एक प्रॉफिट और स्लैश लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट जो गेन बचता है हमारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर वो आता है, या कोई भी रेवेन्यू की है फाइनेंशियल सर्विस देकर तो उस पर जो आता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो मैं इसके लिए बता रही हूँ, पहले मैं 2 वो बना लेती हूँ हेडिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये किस कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, फाइनेंशियल कंपनी के लिए बात कर रही हूँ। और एक मैं बना लेती हूँ अदर इनकम्स। अदर इनकम्स अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे देखेंगे वो किसके अंदर आता है, तो मैं लिखती जाऊंगी। अब जैसे है रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, तो ये आएगा नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, ये हमारा इसके अंदर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, जो कंपनी ने सर्विसेज दी है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी है वो सर्विस दे रही है, तो उसके बदले में जो कंपनी को पैसे आएंगे वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। जो कंपनी ने लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंपनी है तो ये कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। अच्छा मान लो अगर ये आ जाता नॉन फाइनेंशियल के लिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन जो है वो अदर इनकम का पार्ट होता। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिविडेंड इनकम। जो कंपनी को डिविडेंड रिसीव हो रहा है, मान लो कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं
तो वो जो उनको डिविडेंड मिलेगा उस शेयर के ऊपर, डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट का हिस्सा, तो वो डिविडेंड इनकम कंपनी की रूटीन की होगी, तो वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स, कंपनी को जो वापिस आ जाता है टैक्स, क्योंकि फालतू भरा होता है, तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स जो है वो कंपनी की क्या है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स कंपनी की अदर इनकम है, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, उसकी वो है अदर इनकम है। उसके बाद सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, जैसे कि हम सेल करते हैं मैगजीन की या फिर करते हैं न्यूज़पेपर की, तो मिसलेनियस आइटम को जो सेल करके आता है जो पैसा, वो जो है कंपनी की अदर इनकम आता है, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। फाइनेंस कंपनी के लिए मैं 4 पॉइंट वैसे बता रही हूँ, चलो यहाँ पर नहीं आया कोई बात नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन आ गया, डिविडेंड इनकम आ गया, या फिर और क्या हो सकता है, या मैंने बताया था कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी तो वो उसके अंदर आ जाता है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट और नेट गेन का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें आ जाता है। तो बाकी जितनी भी इनकम्स हैं, जैसे रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आ जाए, या रेंट रिसीव्ड आ जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाए, कमीशन रिसीव्ड आ जाए, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स आ जाए, तो वो सारी अदर इनकम होती है। तो ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंप्यूट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमने क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू। तो क्योंकि इसमें अमाउंट्स दे रखे हैं तो हम प्रॉपर फॉर्मेट बना के कर लेते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा गया, एक अदर इनकम कहा गया और एक टोटल रेवेन्यू कहा गया। तो अब लिख लीजिए पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर अमाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें पूछा क्या गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है इनमें से, तो आप देखते जाइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स आता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज आता है, और क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप आता है। ठीक है, लेस से रिटर्न आता है। रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट्स में से हम से रिटर्न को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब आप इसमें से देखो, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मतलब गुड्स को बेचकर जो पैसे आए हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। तो कितना अमाउंट है, दैट इज 35 लाख, 35 लाख लेस 35 लाख लेस से रिटर्न, से रिटर्न हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न किसकी होती है, गुड्स की रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न दैट इज ऑफ रुपीज 50,000, तो माइनस कर दीजिए 50,000, तो आ जाएगा 34,50,000। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं, हमें और दे रखा है सेल ऑफ सर्विस, तो ये भी इसमें आएगा सेल ऑफ सर्विस। कभी कभी कंपनी सर्विसेज देकर जो पैसे रिसीव करती है उसको सेल ऑफ सर्विस कहते हैं। ये आ जाएगा हमारा 2 लाख, लिख लीजिए इसके अंदर 2 लाख। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप भी है, तो सेल ऑफ स्क्रैप ये हमें दिया हुआ है, दैट इज ऑफ रुपीज 70,000, 70,000 पे हमारा दिया हुआ है। तो इसको पहले ऐड कर लीजिए, तो ये टोटल रेवेन्यू बन जाएगी आपको, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। ठीक है, 37,20,000 ये हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। आप देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना आ गया, 37,20,000। उसके बाद हमें अदर इनकम बोली गई है, तो हम इसी के नीचे लिख देंगे अदर इनकम। अदर इनकम को हम नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप एक बार समझना भी चाहते हो तो एक बार आप क्या कर सकते हो, आप जो है जो दिए हुए हैं हमें फॉर्मेट, उसके अंदर से पॉइंट्स लर्न कर सकते हो, या मैंने अभी आपको करवाया भी था कि जो हमारा आइटम्स है वो कितनी है। वो हमारी जो आइटम्स हैं, मैंने 3 आइटम्स बताई थी, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विस और सेल ऑफ स्क्रैप।
उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर दी, प्रोडक्ट्स में से सेल रिटर्न माइनस कर दी, तो ये हमारा आ गया 37,20,000। अब हम अदर इनकम देखते हैं कितनी है। तो ये जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, ये हम बाहर लिख देते हैं 37,20,000। उसके बाद आप अदर इनकम देखिए, अदर इनकम में क्या है, इसके आगे बेटा दो डॉट्स लगा दो अदर इनकम के सामने। अब आप देखिए सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम क्या होती है। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम जैसे मान लो कंपनी ने क्या किया है, मैगजीन्स पड़ी थी, उनको बेच दिया, न्यूज़पेपर को बेच दिया, तो मिसलेनियस आइटम्स को बेच कर जो पैसा आता है वो हमारा अदर इनकम में आता है। हम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम जो है किसके अंदर आ जाता है, अदर इनकम में आता है। द अमाउंट इज ऑफ ₹6,000, तो अब 6,000 लिख लीजिए, 6,000, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड। जो डिविडेंड रिसीव है वो कंपनी की अदर इनकम है। अगर तो फाइनेंशियल कंपनी होती तो उसके लिए डिविडेंड जो रिसीव्ड होता है वो सेल में आता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता, पर यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड आ जाएगा 25,000। तो अब इसको ऐड कर दो, ये आ गया 31,000, तो ये लिख लीजिए 31,000 यहाँ पर। अब हमें पूछा क्या गया है, अब हमें पूछा गया है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलती है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें हम अदर इनकम ऐड कर देते हैं। तो लिखिए नंबर 3 टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इसकी ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 + 2, 1 + 2। तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करके आ जाएगा 37,51,000। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आ गई, जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके अंदर हमने अदर इनकम को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ प्रोडक्ट में से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो ये रेवेन्यू होगी। अदर इनकम में वैसे कौन कौन सी इनकम आती है मैंने बताया हुआ है। चलो ये यहाँ पे तो 2 ही आइटम्स आई हैं, अदरवाइज हम कह सकते हैं सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। रेंट रिसीव्ड वो सारे कंपनी की अदर इनकम में आएंगे। पर इस क्वेश्चन में इतना ही था तो हमने ये लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया कंप्यूट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फॉर ए बैंकिंग कंपनी। अब बैंकिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है, फाइनेंस कंपनी होती है जो लोन देती भी है और लेती भी है। तो ये पॉइंट समझने हैं इसके अंदर। तो आप ऐसे कर लीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेम ऐसे फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। तो जो कंपनी है बैंकिंग कंपनी है उसके लिए डिविडेंड जो रिसीव होता है, जो इंटरेस्ट रिसीव होता है, या फाइनेंशियल सर्विस देके जो रेवेन्यूज आती हैं, या फिर और क्या होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, वो उनकी रेवेन्यू इनकम्स होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है। अदर इनकम में तो बाकी सारी इनकम्स आ जाती हैं। तो आप देखिए पहले आया इंटरेस्ट अर्न्ड, जो कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न्ड किया वो कंपनी का रूटीन का होगा, इंटरेस्ट अर्न्ड ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग कंपनी है, इसका अमाउंट है बेटा 62 लाख, 62 लाख। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि ये कौन सी कंपनी है, ये बैंकिंग कंपनी है। डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंट है बेटा 6,20,000। उसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, ये आएगा अदर इनकम में, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ, अमाउंट तो नहीं कह सकते आप, ये देखेंगे जो हमारी बिल्डिंग है वो 20 लाख की है, 8 लाख उसकी वैल्यू थी, 8 लाख वाली 20 लाख में भी गई, तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ 12 लाख का वो आएगा इसमें। लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को बेचकर फायदा हुआ है कंपनी को, वो जो कंपनी की अदर इनकम में आएगा। देखिए कितना अमाउंट है, 20 लाख में बेचा 8 लाख वाली बिल्डिंग को, तो 12 लाख का जो कंपनी को फायदा हुआ है वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, इसको गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो अमाउंट आया है, अमाउंट ऑन सेल ऑफ
अमाउंट तो नहीं कहेंगे, गेन ऑन नेट गेन, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट को बेच के लॉस होता तो हम यहाँ माइनस में लिख देते, पर हमें गेन हुआ है, फायदा हुआ है इन्वेस्टमेंट को बेचकर। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 3,20,000 की थी वो 5 लाख में बिक गई, तो 1,80,000 का कंपनी को क्या हो गया, फायदा हो गया। अगर लॉस होता तो हम माइनस में लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारी बैंकिंग कंपनीज है। बैंकिंग कंपनी की 4 आइटम्स मैंने बताई हुई हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारी की सारी कंपनी की क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती है। उसके अलावा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है वो चाहे फाइनेंशियल कंपनी है चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, वो उसकी अदर इनकम में आता है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अमाउंट कितना है बेटा, दैट इज ऑफ ₹10,000। तो अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको प्लस करके देखोगे कितना अमाउंट आ जाता है। तो अब आप सबको पहले प्लस करो, ये आ गया 70 लाख, 70 लाख। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 70 लाख। अब इसको लिख दीजिए। उसके बाद जो कंपनी की अदर इनकम है वो कितनी है, 12,10,000, 12,10,000, 12,10,000 वो आप यहाँ पर लिख दोगे 12,10,000। अब आप इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगी 82,10,000, 82,10,000। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पर उसके लिए हमें आपको क्या समझाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपको याद हो गया, रोकते में मैंने आर ओ सिखा दिया, टी भी सिखा दिया। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगी, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। उसके बाद मैंने सीपीसी बोला था, सीपीसी का भी मैं सी सिखा रही हूँ, पहले लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ, नंबर 4, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिख लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये नंबर 4 है एक तरह से, क्योंकि 1 था आपका, कौन सा था नंबर 1 मैंने आपको समझाया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 बताया अदर इनकम, फिर मैंने 3 सिखाया टोटल रेवेन्यू, और 4 है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया वो निकालना है। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो मेरे पास सुबह 10 टॉफीज थी, फिर 5 मैंने और खरीद ली, 15 हो गई, तो रात को मैंने देखा 7 रह गई, तो मैंने कितनी कंज्यूम की, 8। तो इसका फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज, मटेरियल जितना मटेरियल हमने परचेज कर लिया। अच्छा मान लो हम परचेज रिटर्न कर देते हैं, तो लेस कर देंगे इसमें से परचेज रिटर्न। कई बार हमें जो खरीदते हैं मटेरियल उसमें से परचेज रिटर्न, जिसको दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस परचेज रिटर्न लेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो हमने क्या किया है, मटेरियल खरीदा है, वो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या हो जाएगा, और उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमें ये पता चल जाएगा हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। तो अगर आप इसका फार्मूला एक बार दोबारा देखना चाहते हैं, तो आपका पेज नंबर जो है 1.39 पर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल लिख लो आप। ठीक है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इसका नंबर 3 पॉइंट बना लो, क्योंकि मैंने वो तो बता दिया था टोटल रेवेन्यू को। टोटल रेवेन्यू में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, और क्या आ जाता है, अदर इनकम आ जाता है। तो नंबर 3 इसको नाम दे दो। तो आपको आगे मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करवा रही हूँ। अब कहते हैं मटेरियल सच एज स्टोर, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स विच डू नॉट एंटर
physically into the composition of finished goods are excluded from raw material and are shown under other expense। जो भी मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, जैसे स्टोर हो गया, स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, फ्यूल पड़ा है, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, वो अदर एक्सपेंस में आता है। अब मटेरियल का मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल से है। रॉ मटेरियल में हम ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या करेंगे, परचेज ऑफ मटेरियल प्लस करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 सुनोगे पहले आप। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, मटेरियल परचेज दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, तो आप कैसे निकालोगे, लिखिए क्वेश्चन नंबर 29। लिखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने ये निकालना है कि जो मटेरियल है वो कितना कंज्यूम हो गया, उसका खर्चा कितना पड़ा। तो अब लिखिए ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स दैट इज ऑफ रुपीज 4,20,000। 4,20,000 दिया हुआ है हमें। उसमें हम क्या करेंगे, जो मटेरियल परचेज है उसको ऐड करेंगे, ऐड मटेरियल परचेज 20 लाख। हमने 20 लाख का क्या कर दिया, मटेरियल परचेज कर दिया है, वो हम इस पे प्लस कर देंगे 20 लाख। तो आ गया 24,20,000 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री और मटेरियल, मटेरियल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना दिया हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का, 3,80,000, तो आप माइनस कर दीजिए 3,80,000। ठीक है, 21,40,000 चेक कर लेते हैं। 20 लाख 40,000 हमारा जो आंसर आ गया वो किसका आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का। अब आपको मैं सिखा रही हूँ चेंज इन इन्वेंट्रीज। वैसे CPC में P4 C4 आ गया, मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। P4 परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड आता है, लिख लीजिए नंबर 4 परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, जो स्टॉक हम खरीदते हैं। अब कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है, वो क्या करती हैं, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो सीधा ही ऐसा स्टॉक खरीदती है जो बना बनाया है, रेडीमेड जिसको कहते हो, वो खरीदते हैं आगे बेच देते हैं, फिर खरीदते हैं आगे बेच जाते देते हैं। उसको परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कहते हैं कि स्टॉक एंड ट्रेड खरीदा है जो। ठीक है, नंबर 5 आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। ये चीज समझाने वाली आपको, चेंज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या चेंज आ रहा है वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले लिखिए इसको, एक 3 पार्ट बताऊंगी, इसके पहले लिखिए ए। अब चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, चेंज इन फिनिश गुड्स में क्या चेंज आ रहा है, चेंज इन सेमी फिनिश में क्या चेंज आ रहा है, और चेंज इन स्टॉक एंड ट्रेड में क्या चेंज आ रहा है वो बताने जा रही हूँ। तो अब लिखिए धीरे धीरे। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है गुड्स या प्रोडक्ट्स भी कह सकते हो आप इसको, वो उसका ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की, वो हम क्या करेंगे, ओपनिंग में से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हम सामने लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मतलब मान लो हम ये अमाउंट लिखते हैं, ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया वो सामने लिख दिया। जैसे मान लीजिए ओपनिंग हमारा 5 लाख है और क्लोजिंग हमारा मान लो 7 लाख है, 5 लाख में से 7 लाख गए तो माइनस का 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बी पार्ट करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को हम सेमी फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ
इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। वही बात आ गई, जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है वो सामने लिख देंगे कितनी है, क्लोजिंग कितनी है, फिर दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हो सकता है कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है क्लोजिंग से क्या हो, ज्यादा हो। मान लो हमारी 5 लाख ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 3 लाख है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा हम वो लिख लेंगे। ठीक है, 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख पॉजिटिव आ जाएगा। फिर थर्ड आता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हम लिखेंगे। पहले अमाउंट लिखा, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, फिर इनका जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम तीनों का क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जितना भी हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको कैसे करना है, दोनों का जो डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 30 समझोगे तो आ भी जाएगा इसको समझ। इसमें कहा गया है प्रिपेयर नोट्स टू काउंट ऑफ फॉर चेंज इन इन्वेंट्री फॉर द फॉलोइंग ईयर एंडेड 31 March 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड डिटरमिन द अमाउंट दैट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में किस तरह से शो करना है वो बताना है। तो अब बना लीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018। ठीक है, अब आप लिखो इसको पर्टिकुलर्स अमाउंट, फॉर्मूला बना लीजिए इसका। इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें लेनी है याद रखना। एक तो हमने चेंज इन फिनिश प्रोडक्ट जो इन्वेंट्री है उसके अंदर चेंज देखना है, एक चेंज इन किसमें देखना है, हमने चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस देखना है, एक चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड देखना है। तो आप लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, ठीक है। आपने क्या चेंज इन इन्वेंट्रीज शो करना है, लिख लीजिए हेडिंग चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, फिर वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें सबसे पहले कौन सा लेंगे, उसमें सबसे पहले ए ले लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कितनी दी हुई है ये देखिए, दैट इज ऑफ ₹7 lakh लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ये हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, दैट इज 10 lakh। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो
आएगा माइनस में 3 लाख। 7 लाख में से 10 लाख गए तो माइनस में आ जाएगा 3 लाख। अब हम देखेंगे, हमें वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, तो अब हम सीक्वेंस में चलेंगे। पहले फिनिश ले लिया, तो अब हम बात करेंगे बी पॉइंट ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस that is of rupees 4,50,000 less closing inventory of work in progress इसमें इन्वेंट्री में कितना रखा है 5,80,000, तो 1,30,000 माइनस में आ जाएगा। 1,30,000 माइनस में लिख लीजिए 1,30,000। उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमारा सी पॉइंट है, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आप देखो स्टॉक इन ट्रेड की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा, दैट इज 4 लाख लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, कितनी है स्टॉक इन ट्रेड का 3,60,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा, वो होगा 40,000, ये प्लस में है। तो अब देखो माइनस में हमारा 3 लाख भी है और 1,30,000 भी है, 4,30,000 आ गया माइनस का, और 40,000 जो है वो प्लस का है, तो 4,30,000 माइनस का है और 40,000 क्या है प्लस में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3,90,000, और वो किस में आएगा माइनस में। तो अब लिखिए टोटल ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 3,90,000। ठीक है, इसमें हमने चेंज इन इन्वेंटरीज बताया। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया कि कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है वो किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए मैंने कहानी को यूज किया, कहानी के सारे कोड वर्ड्स जब आपको पता चल जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद मैंने और क्या बताया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होती है और अदर इनकम क्या होती है, दोनों को टोटल करके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरह निकलता है। फिर मैंने सी सिखाया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर उसके बाद मैंने पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड सिखाया। फिर सी जो है मैंने क्या सिखा दिया, चेंज इन इन्वेंटरीज। तो मैंने सीपीसी समझा दिया है। अब अगली वीडियो में इसके आगे बताऊंगी कि ई फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस होता है, एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट होता है, डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होता है, ओ फॉर अदर एक्सपेंस होता है। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो बताने हैं मैंने आपको। तो so student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.